जय भीम। तो आज मैं अपने वक्तव्य का शुरुआत हमारे एक दोस्त हैं जिनकी प्रेरणा से ये आज का शीर्षक हमने रखा है क्रो और कुकू, यानी कि कोयल और कौवे का जो संबंध है, जिसको कि बायोलॉजी में बोलते हैं ब्रूडिंग पैरासाइटिज्म, कि बच्चे पालने के लिए पैरासाइट की तरह दूसरे लोगों का इस्तेमाल करना। तो उन्हीं की कविता से मुझे प्रेरणा मिली और मुझे एक अच्छा रूपक और मेटाफोर लगा कि मैं इसका इस्तेमाल अपनी बात रखने के लिए कर सकता हूँ। तो उनकी कविता की कुछ पंक्तियाँ, वो मेरे मित्र हैं अदनान मुस्तफ़ा कुदूसी, और उन्होंने काफ़ी एक अच्छी कविता लिखी कोयल और कौवे के संबंध पे। कि कौ मैं उस कविता को पढ़ रहा हूँ ताकि आपको एक पृष्ठभूमि मिल जाए जिसके आधार पे अपनी बात को मैं रखना चाह रहा हूँ। क्योंकि हमारे दलित और जो दलितों का शोषण करने वाला स्वर्ण समुदाय है, उसके भी संबंध इसी तरह है। अपने स्वार्थ के बच्चे को वो हम लोगों से पलवाता है। दलित उसके हितों को, उसके स्वार्थों को दलित अपना खून पसीना लगा के पालते हैं, उसको ये करते हैं। तो आप समझ जाएंगे कि क्यों मैंने इस एग्जाम्पल को कोयल और कौवे को लिया। तो मैं अपने मित्र की कविता पढ़ना चाहता हूँ। बहुत छोटी कविता है, बहुत देर नहीं लगेगी। तो उन्होंने लिखा है कि कौवे के घोंसले में कोयल के बच्चे, जब तक बच्चे तब तक सच्चे। तो जब तक वो बच्चे रहते हैं वो बच्चे बन के रहते हैं। जय भीम सुबी, जय भीम नवीला जी। तो वो तब तक बच्चे बन के रहते हैं, क्योंकि वो कौवे के बच्चे की तरह दिखेंगे और रहेंगे, तभी तो कौवा उनको पालेगा। तो कोयल के बच्चों को कौवा पालता है अपना समझ के। तो वो उसी पे हमारे मित्र लिखते हैं कि कौवे के घोंसले में कोयल के बच्चे, जब तक बच्चे तब तक सच्चे। जैसे ही आते पंख निकल, रंग में उनके जा मिलते। तो लेकिन जैसे ही पंख निकल जाता है, कोयल कोयल में मिल जाता है। तो इसी तरह देखिएगा कि हमारे साथ भी यही होता है। अरे जय भीम चंदा जी, चंद्रा किशोर जी, आपको अभिवादन है मेरी तरफ से, भारत की तरफ से प्रेम और स्नेह। बहुत अच्छा लगा कि आपने ज्वाइन किया। तो हमारे मित्र बहुत अच्छे से समझाते हैं कि कैसे हमारे साथ भी यही होता है दलितों के साथ। कि आप देखिएगा कि कुछ तथाकथित जो सवर्ण लोग हैं, प्रगतिशील, हमारी भलाई की बात करने वाले, तो वो हमसे एनर्जी लेते हैं और हमारे लीडर बन जाते हैं। हम उनका सारा काम करते रहते हैं। इसके बारे में पिछले भी एक लाइव में वो अमित धर्म सिंह जी आए थे, तो उन्होंने बताया था अपने व्यक्तिगत अनुभव को कि किस तरह वो जब तक सदस्य थे, सेवा करते रहे सवर्णों के लेखक संगठन में, तब तक उनको बहुत मान आदर मिला। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोला कि मैं भी इसका अध्यक्ष बनना चाहता हूँ, तो वो नहीं बन पाए। तो इस तरह से आप देखिएगा कि जब ये बाल अवस्था में रहते हैं, जब इनका कोई नाम वगैरह नहीं रहता है, किसी प्रतिष्ठित ये नहीं रहते हैं, तब तक ये हमारे लीडर बनेंगे, हमारे वेलफेयर के। लेकिन जब हमारे ही ऊर्जा से, हमारे खून पसीने से शक्ति ग्रहण करके इनका नाम हो जाता है, तो ये फिर अपने गुट में जा मिलते हैं। आप देखिएगा कि नामवर सिंह वामपंथ ये इन सब चीजों का बात करता रहा, लेकिन अंततः वो जा मिला किससे? आप देखिए, जय भीम सीमा। तो वो आप देखिएगा कि वो लोग जा मिले किससे? अंततः देखिएगा कि वो बोले कि रामायण ही मेरी सबसे अच्छी ग्रंथ है। यानी अपने जो संस्कार, अपने सवर्ण, वो नहीं छोड़े।
तो यही दोस्त हमारे अदनान मुस्तफ़ा कुदसी कहना चाहते हैं कि कोयल का बच्चा कौवे का सहायता लेता है जब तक वह बच्चा रहता है, लेकिन जैसे ही उसके पर निकल आते हैं तो वो सीधे अपने समुदाय से जा मिलता है। यानी उसको पालते पोसते हम लोग हैं, लेकिन अंततः वो किससे जा मिलता है? इसलिए हम लोगों की मेहनत बेकार चली जाती है। हम लोग उम्मीद लगाते हैं कि चलो इसको पाल पोसते हैं, जैसे कन्हैया कुमार, उसको दलितों का काफी सपोर्ट मिला और वो अध्यक्ष बना जेएनयू का। लेकिन आज देखिए दलितों पे अत्याचार होता है, पायल तडवी को मार दिया गया, तो उस पे एक शब्द वो बोलने नहीं आया। यानी कि जब उसको पालन पोषण चाहिए, हमारी एनर्जी चाहिए, हमसे सहयोग चाहिए, वो हमसे मिले रहते हैं। बिल्कुल यूज एंड थ्रो पॉलिसी। और जैसे ही उनके अपने पंख निकल आते हैं, वैसे ही ये लोग ये पराये हो जाते हैं। तो ये एक व्यापक ये जो जीव वैज्ञानिक फेनोमेना है, वो समाज में भी वो देखा जा रहा है। तो इससे हम लोग कैसे सावधान रहें और कैसे ऐसी मानसिकता, आखिर क्या होता है कि कौवा पालने के लिए तैयार हो जाता है कोयल के बच्चे को। तो आप देखिएगा कि ये पूरा, हाँ जैसे रवीश कुमार बहुत सही एग्जाम्पल दिए। और हमारे बहुत रेडिकल रेडिकल लोग जो दूसरे को बहुत बुराई करते रहते हैं, कुछ बहुत कुंठित दलित लोग हैं, वो रवीश कुमार के पक्के भक्त हैं, जबकि अपने दलित भाइयों का वो शिकायत करते रहते हैं, उनका मीन मेख निकालते रहते हैं कि भाई तुमने ईद मुबारक क्यों बोल दिया। इसके लिए वो फांसी लटका देना चाहते हैं ईद मुबारक बोलने के लिए। लेकिन रवीश कुमार उन्हें बुरा नहीं लगता है, जो छठ पूजा का प्रशंसा करता है। ऐसा रवीश कुमार उन्हें बुरा नहीं लगता है। तो आप देखेंगे कि किस तरह हम लोग इस, और ये काफी ये सिंबॉलिक है, इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल को लिया। कैसे, मैं बताना चाहूंगा डिटेल में आपको कि आखिर जो कोयल होती है वो अपने बच्चों को खुद क्यों नहीं पालती है। ये तो प्राकृतिक मामला है, नेचर का मामला है, नेचुरल जिसको बोलते हैं। तो इस नेचर में ये कोयल जो है अपने बच्चों को पालना चाहिए था उसको। तो इसका कारण ये है कि कोयल जो है वो शाकाहारी होती है, वो फ्रूट खाती है, जिसको बोलते हैं फ्रूगीवोरस, यानी फ्रूट खाने वाले लोग। जय भीम ठाकुर साहब, वेलकम परितोष दा। আপনি আমার প্রেরণা, আপনি সব সময় আমার লাইভ দেখতে আসেন, সেটা আমার খুব ভালো লাগে। तो আমি ভালোবাসা জানাচ্ছি আপনাকে। तो ये आप देखेंगे कि ये जो कोयल है वो क्या है, फ्रूगीवोरस यानी फ्रूट, फलाहारी बाबा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो फलाहारी बाबा है, फल खाती है। और फल खाने से मैं आपको बता दूं कि आपको प्रोटीन नहीं मिल पाता है, वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, पर्याप्त नहीं है, काफी नहीं है कि आप अपना जीवन जी सकें। और आप अपना जीवन जी भी लें तो उससे कोयल के बच्चों को पर्याप्त वो कोयल के माध्यम से आहार नहीं मिल पाता है। क्योंकि बच्चा, कोई भी मनुष्य का भी बच्चा हो या कोई भी बच्चा बायोलॉजी में है, उसको जरूरत होती है, किस चीज की जरूरत होती है, उसको जरूरत होती है, उसको जरूरत होती है प्रोटीन की। सब हम लोग जानते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको हम लोग प्रोटीन युक्त प्रोटीनस आहार देते हैं। तो जब प्रोटीनस आहार उसको देते हैं, प्रोटीन वाला जो खाना देते हैं, तो बच्चा जल्दी जल्दी बड़ा होता है, क्योंकि ग्रोथ के लिए प्रोटीन जरूरी होता है। अब वो प्रोटीन फल में नहीं पाया जाता है, और फल ही खाती है कोयल, कुकू। और जो कौवा होता है हम लोग जानते हैं मांसाहारी होता है, वो बी यानी कि मधुमक्खियों को खाता है, या तमाम और कीड़े मकोड़े खाता है। आप देखेंगे कि आपके हाथ में मछली है तो लेके भाग जाएगा वो छीन के। तो कौवा जो होता है वो मांसाहारी होता है, तो उसके पास प्रोटीन वगैरह होता है, वो बच्चे का पालन पोषण करने में ज्यादा समर्थ होता है। तो इसलिए वो कोयल अपने बच्चों को खुद पालन पोषण नहीं कर सकती है, तो आपसे करवाती है। तो आप देखेंगे कि कितना सुंदर मेटाफोर है। आप यहाँ पर भी देखेंगे तो ये शाकाहारी लोगों की संख्या ज्यादा आपको सवर्ण जातियों में मिलेगी, या सवर्ण ज्यादातर आपको शाकाहारी मिलेंगे, कुछ मैथिल ब्राह्मण अपवाद को छोड़ दे तो। और ये जो हमारे लोग मिलेंगे वो मांसाहारी होते हैं। ये एक फैक्ट है, इस पे डाटा भी आपको, आंकड़े उपलब्ध हैं
कि हमारे जो लोग हैं यानी दलित बहुजन लोग हैं वो मांसाहारी होते हैं, तो वो ज़्यादा मजबूत होते हैं, वो ज़्यादा प्रोटीन उनको मिलता है। तो देखेंगे कि इस लिहाज से भी हम लोग कौवे के समान हैं और वो लोग क्या हैं, कोयल के समान, कि हम लोग ज़्यादा मजबूत हैं। यानी आप देख सकते हैं कि जो हम लोग एक भ्रांत धारणा बनाए हुए हैं, इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम लोग जो सोचते हैं, अभी तक की जो धारणा है तथाकथित कम्युनिस्ट वामपंथी लोगों की धारणा है कि एक ज़्यादा मजबूत आदमी कमज़ोर आदमी का शोषण करता है, कि भाई वो बलशाली है और दलित कमज़ोर और निरीह है इसलिए उसका शोषण हो रहा है। नहीं, ये गलत है। आप इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि कौवा ज़्यादा मजबूत है, कि कौवा मांस खाता है, उसके पास प्रोटीनस आहार है। आप देखेंगे कि कोयल का कौवा अगर चाहे, अगर थोड़ा दिमाग अगर कौवा को होता तो पहचान लेता कि ये मेरा अंडा नहीं है, क्योंकि कोयल का अंडा स्लाइटली छोटा होता है, थोड़ा सा छोटा होता है लेकिन वो ध्यान नहीं देता, उसके बच्चे को पालता है, कौवे को बच्चे को ये कोयल के बच्चे को पालता है, जबकि ज्यादा मजबूत कौन है। इसलिए मामला बुद्धि का है। इसी कारण से भौतिकवाद का बार बार बात करने वाले इस साइकोलॉजी को नहीं समझ पाए, इस मनोविज्ञान को, ये जो वामपंथी लोग ने, क्योंकि वामपंथियों का पूरा जोर भौतिकवाद पे रहता है, सांस्कृतिक चीज, किसी आदमी को मूर्ख बनाने का मनोविज्ञान, उससे इनकार करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि भौतिक हिसाब से तो उल्टा है। भौतिक हिसाब से कौवे का शासन होना चाहिए था कोयल पर। कौवा ज्यादा मजबूत होता है कोयल से, इसमें कोई दो मत नहीं। उसका अंडा तक कोयल से बड़ा होता है कौवे का, लेकिन क्या है, बुद्धि का मामला है, इसका मामला है। तो हम लोग भी बहुत कमजोर होने के कारण उसके गुलाम नहीं है। हम लोग उसके गुलाम इसलिए हैं कि इसमें पूरा मनोविज्ञान, एक स्ट्रक्चर, संरचना का मामला है। इसलिए इस शोषण की इस प्रक्रिया, इसीलिए वामपंथी हमारे लिए कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वामपंथी हमारे शोषण की प्रवृत्ति को ठीक से नहीं समझ पाए। हमारे शोषण का जो नेचर है, जो बेसिक संरचना है कि क्यों शोषण हो रहा है, तो उस शोषण का कारण शक्ति संतुलन की, बड़ा दलित गरीब ये निरीह होता है, कमजोर होता है। जबकि दलित कमजोर कैसे हो सकता है, खटने वाला, खाने वाला, बिल्डिंग बनाने वाला, खेती करने वाला, सब तो दलित है। इसलिए सवर्णों का थिंकिंग, ये वामपंथियों का थिंकिंग गलत है। इसका कारण हमारा कमजोर होना नहीं है। इसलिए हम लोग बहुत बलवान होकर उनसे जीत जाएंगे, ऐसा नहीं, हम लोग बलवान पहले से हैं। इसलिए ये मनोविज्ञान का एक मामला है। जय भीम की बात, तो उसमें आप देखेंगे कि हमको अपने शोषण के तंत्र को, उसके मनोविज्ञान को समझने के लिए पूरी तरह जो उपलब्ध अभी तक का सवर्णों द्वारा डेवलप जो विमर्श है, उसको दरकिनार करना होगा। उनका मनोविज्ञान जो है उसको दरकिनार करना होगा। तो ये मैं मनोविज्ञान की चर्चा कर रहा हूँ कि आखिर वो कौन सा मनोविज्ञान है जिसके तहत एक आदमी दूसरे का बच्चे को पालने लग जाता है। वो कौन सा मनोविज्ञान है कि आदमी पन्नाधाई बन जाता है। तो आप देखेंगे कि कौवा भी पक्षियों का पन्नाधाई है, क्योंकि अपने बच्चों को छोड़ के। और कोयल क्या करती है कि उसके अपने अंडों को गिरा देती है, फोड़ देती है उसके अंडे को, क्योंकि एक दूसरे आदमी का हित। जय भीम दामोदर दा। तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरह आप दूसरे के हित को पालने लग जाते हैं, वो मनोविज्ञान कैसे डेवलप होता है और उससे कैसे बचा जाए, उसके मनोविज्ञान से। तो ये मनोविज्ञान डेवलप होता है पन्नाधाई बनने से। हाँ, मानसिक रूप से हम लोगों को मजबूत होना होगा। और आज ही शैली किरण जी ने एक बहुत अच्छी पोस्ट लिखी थी, और वो पोस्ट प्रशांत भूषण के बारे में थी। और उन्होंने लिखा कि किस तरह हम लोग प्रशांत भूषण को, हमारे लोग, मैंने देखा कई लोग उसको पूरा प्रमोट कर रहे हैं, और कई हमारे लोग, जय भीम साईं राम, जय भीम कर्मा भाई, आपका इंतजार था। तो हम देखेंगे कि ये लोग जितने हैं, हम लोग उनका बहुत प्रोग्रेसिव मान लेते हैं, उसके लिए लड़ने लग जाते हैं कि प्रशांत भूम विक्टिम है। हम लोग सदियों से अत्याचार मतलब कर रहे हैं, लेकिन हमारा विक्टिम का छवि नहीं बनता है कि कोई बात नहीं करती है हमारा।
कर्णम थे दलित, उनको कितना अत्याचार हुआ, उनको हटा दिया गया, क्या क्या आरोप लगाया गया, उनको जेल तक दिया गया, कोई चर्चा नहीं हुई जस्टिस कर्णन, क्योंकि वो दलित थे। और ये आदमी जो खानदानी नेपोटिज्म, लालू यादव पर तो इतना आरोप लगता है नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद का, लेकिन इनका खानदान दर खानदान, बाप वकील बेटा वकील, ये भी तो नेपोटिज्म है। और इनका इतना बड़ा वर्चस्व है, इसके खिलाफ नहीं बोलते हैं हम लोग, उसको शहीद बना देते हैं कि कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। कुछ नहीं होगा प्रशांत भूषण का, मैं बता रहा हूँ। आप बहुत ध्यान से शैली किरण जी के पोस्ट को पढ़िए तो आप समझ जाएंगे कि ये मामला भी एक दूसरे के बच्चों को पालने जैसा है। हमारा मनोविज्ञान ऐसा बना दिया गया है। और साई राम इनका नाम है, इसमें गिरामी है इनका। हमारे बहुत छोटे भाई हैं, ये आंध्र प्रदेश से हैं और बहुत ही प्रखर बौद्धिक एक शोधार्थी हैं। शुक्रिया नंदा जी। तो वो आप देखेंगे कि हमारा ऐसा मनोविज्ञान वो क्रिएट करता है, लेकिन इसको हम लोग समझ रहे हैं, हमारे बीच के लोग इस बात को समझ रहे हैं। हमारे अंदर कुछ उदार लोग हैं जो प्रशांत भूषण वगैरह को, अजय तिवारी को या रवीश कुमार को बड़ा महान समझते हैं, लेकिन ये सारा दूसरे के बच्चे हैं, हमारे नहीं। ये हमारे हितों की कभी बात नहीं करते। आप देखिएगा जातीय शोषण का कभी बात नहीं ये रवीश कुमार करेगा। तो ये हमारे लोग नहीं हैं, इनको पालना बंद कर देना है। यही तो, ये हम लोगों को कौवा नहीं बनना है। और एक मूर्ख व्यक्ति ने एक वो भी बना दिया कि जाति में नौवा, पक्षी में कौवा बहुत चालाक होता है। ये तो सबसे मूर्ख होता है कौवा। देखिए कितने गलत हम बोलते हैं ना कि जो भी कहावतें इन लोगों ने बड़ा मूर्खतापूर्ण बनाई हुई है। मैंने एक भाषण में कहा था कि जाति में नौवा, नौवा इतना जाति में चालाक होता तो वो आज पिछड़े वर्ग में नहीं आता, आज उसकी हिस्सेदारी होती। इसी तरह पक्षी में उसको कैसे चालाक का रूपक बनाया जा सकता है। पक्षी तो वो एक बायोलॉजिकल फिनोमेनन है, लेकिन एक रूपक के रूप में उसको नहीं चालाक का, वो तो मूर्ख है, दूसरे के बच्चे को पाल रहा है। कौवे को कैसे मान ले? तो हमें कौवा नहीं बनना है, कौवा को चालाक नहीं मानना है। कौवा चालाक नहीं होता है। कौवा देखिए चालाकी करता है, दूसरे का रोटी छीन, लेकिन वो शुरू में ही वो मूर्खता कर बैठता है। बहुत स्वागत है, अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। मैंने आप ही की कविता से अपनी बात शुरू की थी, इसलिए आपका बड़ा इंतजार था। और आज का शीर्षक ही आपने गौर किया होगा कि आपकी कविता से प्रेरित है। तो कैसे ये मनोविज्ञान इनकलकेट किया जाता है? तो ये मनोविज्ञान हम लोग में साहित्य के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से इनकलकेट किया जाता है। हम लोग को त्यागी होना सिखाया जाता है, इसलिए सबसे पहले तो त्यागी होने से इनकार कर देना है हम लोगों को कि ये त्यागवाद सबसे बड़ा हमारा शत्रु है। मैं बार बार बोलता हूँ। तो ये मेरा संदेश है आपसे कि इससे अगर बचना है, ये सारा एग्जाम्पल इसीलिए था कि कैसे हम लोग त्यागवाद से बचें, आत्महीनता स्वहीनता से बचें। अपने बारे में सोचना कोई गुनाह नहीं है। तो बार बार हम लोगों को जो सिखाया जाता है इन लोगों के द्वारा कि भाई त्याग करो त्याग करो, तो इससे बचना है। त्याग करना है, अपने लिए त्याग करना है। पन्नाधाई नहीं बनना है कि दूसरे के बच्चे को बचाने के लिए अपने बच्चे का जान मार देना है। ये बहुत ही ग्रहित है, ये नीचता है। पन्नाधाई को नीच व्यक्ति मानना होगा, महान व्यक्ति नहीं मानना होगा। इसीलिए पन्नाधाई को ये बहुत गर्वान्वित करते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चे को इनके लिए मार देती है। इसलिए हमारे बीच में उन्हीं लोगों की ये प्रशंसा करते हैं जो कौवा बने हुए हैं, इनके बच्चे को इनके लिए जो जीते हैं। और हमारे बीच में जो अपने लिए जीना शुरू कर दिए, उनको ये बड़ा बुराई करते हैं, जैसे मेरी बड़ी बुराई करते हैं, क्योंकि मैं ये नई जानकारी दी नबीला जी ने, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं कि कोयल रख आती है, जो मैंने बायोलॉजी की किताबों में पढ़ा है कि कोयल रख आती है अपने बच्चे को, कौवा को। कोई दूसरे का बच्चा क्यों ले आएगा? लेकिन मैं इस पे बारे में फर्दर इन्वेस्टिगेट करूंगा। जब आपने बताया तो मेरे पास संसाधन है, वहां पे मैं चेक करूंगा कि क्या बात। तो खैर ये तो एक रूपक था, मेटाफोर था। तो उसमें मैं बताना चाहता था कि ये जो हम लोगों को त्यागवाद सिखाया जाता है, इससे बचना है। ये त्यागी जो मनोवृत्ति, और ये स्त्रियों के साथ भी है। जो भी उत्पीड़ित वर्ग है, सिर्फ दलित और स्त्री,
उसको ये देखिएगा, स्त्रियों को भी बड़ा त्याग, माँ के त्याग का वर्णन बड़ा बड़ा, कि माँ 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 त्यागी, ये सारा सब चाल है, साजिश है। भाई तुम ही त्याग करो, त्याग करना जब अच्छा है, माँ माँ क्या किए हो। तो स्त्रियों को भी त्याग पे बड़ा उकसाया जाता है। तो पहला जो, अगर आप कौवे होने से बचना चाहते हैं, तो पहला जो आपको मनोविज्ञान से मुक्त होना है, त्यागवादी मनोविज्ञान से मुक्त करना, ये सबसे बड़ा आपका शत्रु है, ये त्यागवाद। लेकिन देखिएगा, जगह जगह महात्मा गांधी से लेके वेद व्यास तक आपको इसी त्यागवाद का सीख देते हुए, जैसे महात्मा गांधी है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे, से मन अभिमान न आने रे। कि वैष्णव जन तो वो है जो दूसरे के लिए मरता है। तो वैष्णव जन बनाने के फेर में देखिए, गांधी जी भी दलितों को सीख दे रहे हैं दूसरे के लिए। गांधी जी बोलते हैं कि बड़ा दिव्य काम है मैला ढोना, मतलब वो आपको प्रेरित कर रहे हैं कि आप वहीं पर रह जाइए मैला ढोते हुए, और इससे दूर मत आइए। तो ये बहुत खतरनाक है। और इसी गांधी की प्रशंसा एक कर रही थी नारीवादी, तो सबसे बड़ी स्त्रियों की दुश्मन है। एक स्त्रीवादी कोई व्यक्ति अगर गांधी की प्रशंसा करता है, तो उससे ज्यादा या तो वो मूर्ख है, या बहुत बड़ा वो हिपोक्रेट है। क्योंकि महात्मा गांधी स्त्रियों को उनके पारंपरिक जो, शुक्रिया कात्यायनी जी, तो वो पारंपरिक उसी में कैद करके स्त्रियों को वो रख देना चाहते थे। जब स्त्री सुबोधिनी, उनके द्वारा जो सब भी लिखा गया है आप पढ़ेंगे, इसी तरह आप देखेंगे कि व्यास जो है, कहा जाता है कि 18 पुराण है उसको व्यास ने लिखा। तो 18 पुराण में आप देखिएगा कि वो क्या लिखते हैं, वेद व्यास। तो वेद व्यास लिखते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वा प्रकाय पुण्याय पापाय पापाय परपीडनम। तो वो कहते हैं कि 18 पुराणों का निचोड़ क्या है, कि परोपकार ही पुण्य है, पपाय और पर पीड़ा, दूसरों को सताना पाप है। बात देखने में बड़ी जायज लगती है, बड़ा लगता है कि बहुत सही बात बोल रहे हैं भाई, लेकिन उसके पीछे का मंतव्य बहुत खतरनाक है। वो आपको त्यागी बनने के लिए पूरा प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए देखिएगा, तमाम लोगों में एक कॉमन बात पाइएगा, ये त्यागवाद के समर्थक होते हैं। शासक वर्ग बड़ा त्याग का बात करेगा। बाबा फरीद क्या लिखते हैं कि रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चोपड़ी मत ललचाओ जीव। कि रूखा सूखा खाओ, दलित को शिक्षा देख रहे हैं। अब पराई चोपड़ी मतलब चुपड़ी हुई, घी चुपड़ी हुई रोटी तो धनी आदमी के पास रहेगी, तो गरीब आदमी को शिक्षा दे रहे हैं। रूखा सूखा कौन खाए भाई, गरीब और दलित खाएगा। तो वो बोल रहे हैं कि भाई वो जो खा रहा है, जो सेठ है, जो तुम्हारा शोषण करके, उसको तुम देख के ललचाओ मत, इसी में संतोष कर लो, यानी विद्रोह मत करो। तो देखिए, जो किस तरह से ये आदमी इतना महान सूफी संत बाबा फरीद, ये अमृता प्रीतम आंसू बहाए जा रही है, बटालवी उसके लिए आंसू बहाए जा रहा, रो रहा है, आह बारिश साहब बाबा फरीद। लेकिन ये लोग कितने खतरनाक है, संत के भेष में, ये हमारे दुश्मन है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं बहुत बोल्डली इस बात को कहना चाहता हूँ। ये हम लोग को पन्ना धाय बनाना चाहते हैं कि त्यागी बनो, परोपकार करो। क्यों परोपकार करें भाई? मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, इसको मैं हजारों बार बोल चुका हूं, मैं फिर से बोलता हूं, कि हम लोगों को हमेशा से ये जो जरूरी है, एक बात को समझ लेना कि डाइटिंग अच्छी चीज है, लेकिन वो मोटे आदमी के लिए, मोटे आदमी के लिए डाइटिंग है। जो धनी मानी है, जो स्वर्ण है, जो सारे चीजों पे कब्जा जमा के बैठा है, उसके लिए त्याग उचित है, उसको त्याग करना चाहिए। बाबा फरीद को, जो जमींदार फैमिली से थे, बुल्ले शाह को त्याग करना चाहिए, जो जमींदार फैमिली से थे। और जो गरीब है, दुबला पतला आदमी है, उसको तो पूरा 3 टाइम की जगह 4 टाइम खाने का जरूरत है। 4 रोटी की जगह 8 रोटी खाने की जरूरत है। वो तो दुबला है, उसको डाइटिंग की नहीं, खाने का उल्टा का जरूरत है। उसको रोकी सूखी नहीं, उसको पूरा घी चुपड़ के खाने का, ताकि वो मजबूत हो सके और ये बन सके। इसीलिए देखिएगा कि मोटे लोग पाए जाते हैं उन लोगों में, और हम लोगों में पतले लोग ज्यादा पाए जाते हैं। तो हम लोगों को तो खाने पीने का जरूरत है, तो हम लोग को त्याग का जरूरत नहीं है, हम लोग को विनम्रता की भी जरूरत नहीं है, हम लोग को घमंडी होने की जरूरत है। इसलिए आप देखेंगे कि कबीर साहब घमंडी है। कबीर साहब अपना बड़ाई खुद करते हैं, बोलते हैं कि सुर मुनि मैली किन्ही, जो की त्यों धर दिन्ही चदरिया झीनी रे झीनी। कि सुर मुनि भी सब मैला कर देते हैं इस चादर को। मैं इतना महान हूं कबीर कि मैं इसको ज्यों क्या त्यों बिना गंदा किए हुए रख दिया। या
पांडे को बोलते हैं कि पांडे तू कहता उलझाई, मैं कहता सुलझाई। अपना प्रशंसा स्वयं करते हैं कि मेरे भाषा में क्लैरिटी है, मैं सुलझा के कहता हूँ। तो देखिए अपना प्रशंसा खुद बोलते हैं। तो उनको रहस्य समझ में आ गया है कि मैं जब दलित बहुजन हूँ, उस टाइम में दलित शब्द नहीं था, लेकिन उनको मालूम था कबीर साहब को कि मैं जुलाहा हूँ। तो मैं जब जुलाहा हूँ तो मुझे विनम्रता की जरूरत नहीं है, मुझे असर्टिव होने की जरूरत है, मुझे ये बोलने की जरूरत है कि तुमसे मैं श्रेष्ठ हूँ, तुम उलझाते हो, मैं सुलझा के कहता हूँ, मेरे पास स्पष्ट भाषा है, तुम्हारे पास उलझी हुई भाषा है। मतलब अपने आप को असर्ट करने की जरूरत है हम दलितों को, न कि अपने आप को हीन बनाने की जरूरत है। इसलिए पन्ना धाय किसी कीमत पर नहीं बनना है जो उदय सिंह के बच्चे के लिए अपने बच्चे का हत्या कर देती है। आत्मग्रस्तता अच्छी चीज नहीं है, लेकिन आत्महीनता भी अच्छी चीज नहीं है। तो हमको आत्महीनता से बच के ही हम कौवे होने से, इसको मैं लाखों बार दोहराया हूं, लेकिन ये इतनी महत्वपूर्ण बात है कि इसको बार बार जितने बार दोहराया जाए उतना ही अच्छा है। तो और आप देखेंगे कि ये लोग इस तरह से हमारा मनोविज्ञान कैसे निर्मित करते हैं। कौन आदमी चाहेगा कि हम अपने खिलाफ हो जाए? तो इसके लिए बहुत ही मेहनत की जाती है हम लोग को आत्महीन अपने ही खिलाफ होने के लिए। तो ये दान दक्षिणा और त्याग जैसे चीजों से बचना चाहिए। विपिन, जय भीम, विपिन साहब बहुत सही बात बोल रहे हैं, मैं सहमत हूं आपसे पूरी तरह से कि ये बचना चाहिए फालतू की चीजें। हम लोग को खुद के लिए सोचना चाहिए। हम लोगों को ये 5000 सालों में यही तो काम किया गया कि हमारे आत्म को, सेल्फ को इरोड कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो इसमें कैसे खत्म किया गया, कैसे हम लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, इसको मैं आगे बताने वाला हूं। और आप देखेंगे कि इसमें लिखा गया है पश्चिम, इसलिए हम बोलते हैं ना कि ये ब्राह्मणों का साहित्य बिल्कुल मत पढ़िए। थोड़ा बहुत आपको अंतर्दृष्टि कहीं मिल सकती है तो पश्चिम के साहित्य में मिल सकती है। इसलिए हमेशा अंग्रेज सीखने की कोशिश कीजिए और पश्चिम का साहित्य पढ़िए, क्योंकि पश्चिम के साहित्य में आपको अंतर्दृष्टि मिलेगी। इन सब चीजों को, ईश्वर का भी दर्द दिखाया जाता है, बिल्कुल सही कहा आपने, धर्म का ही डर दिखाया जाता है। तो बहुत सही कविता अमित जी। तो इसमें ये क्या करते हैं आप देखिएगा कि क्यों हम इनकी बात मान लेते हैं। हम अक्सर देखिए दलितों को शिकायत भी है और मुझे भी शिकायत है कि दलित अपने हित अनहित को नहीं पहचानते। ऐसा जो कौवे की मेंटेलिटी बनी है, तो जो मानसिकता बनी है उसको तो समझना होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हम अपने दुश्मन से ज्यादा प्यार करते हैं। अब कोई हमारी बात करता है तो उससे दुश्मन उसको समझते हैं, उससे लड़ने लग जाते हैं, उसको पत्थर फेंक के मांगते हैं। जिस तरह ईसा मसीह को उन्हीं के अपने लोगों ने पत्थर माना, उसको दुश्मन समझा, उनको पत्थर मांगा अपने ही लोगों ने, बाद में उनके महत्व को समझा। तो आप देखेंगे कि दलित भी अपने जो ये लोग हैं, अपने लोगों को नहीं समझ पाता है और वो सारा आप देखेंगे कि उसको अपना दोस्त समझता है। तो कैसे, इसलिए वो स्वर्ण को अपना दोस्त समझ लेता है और उसका अपना ही दलित भाई है, उसका बुराई करते रहेगा, उसके खिलाफ लिखता रहेगा। ये कई जगह देखे कि जो उत्पीड़ित है उत्पीड़ित से ही सबसे ज्यादा नफरत करता है, जो जिसको स्त्रियों के संदर्भ में भी कहा जाता है कि स्त्री स्त्री से नफरत करती है। लेकिन ये यूं ही नहीं है, इस नफरत को उकसाया जाता है और इस नफरत को बजाबते पाला पोसा जाता है, ऐसा डिजाइन किया जाता है उसको कि वो ऐसा करे। और इसको करने के लिए वो क्या करता है, इसके बारे में बहुत अच्छी किताब लिखी एक पश्चिमी दार्शनिक है एडोर्नो। तो एडोर्नो की किताब है द कल्चर इंडस्ट्री। तो उस कल्चर इंडस्ट्री में उसने मास साइकोलॉजी की बात की, भीड़ की साइकोलॉजी की बात की। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये बात दलितों के बारे में भी सही है कि हम लोगों को एक व्यक्ति के रूप में कभी भी उभरने नहीं दिया जाता है। हम लोग एक व्यक्ति, इंडिविजुअल के रूप में एग्जिस्ट नहीं करते, हम लोग एक भीड़ के रूप में एग्जिस्ट करते हैं और जानबूझ के हम लोग को एक भीड़ के रूप में तब्दील किया जाता है। इसलिए देखिएगा कि दलित जो बिहेव करता है, जिसको हम लोग क्रैब, केकड़े की मेंटलिटी या भेड़ की मेंटलिटी बोलते हैं, जो मैं बार बार बोलता हूं कि भेड़ के पास स्मृति नहीं होती, वो कल का बात भूल जाती है, कल जो उसको मारने आया था भेड़ को याद नहीं रहता। तो ये भेड़ वाली जो हमारी मेंटलिटी, भीड़ वाली, भीड़ और भेड़ की जो मानसिकता बनती है, यही कारण है त्यागवादी बनने का भी। भीड़ जो त्यागवादी होती है उसका अपना सेंस नहीं होता है। आप देखिएगा कि एक रैगर था दलित,
और वो दलित के खिलाफ ही मर रहा है, उसका मर्डर कर रहा है। वो राजस्थान की बात है। तो वो क्यों? क्योंकि वो भीड़ में। तो सबसे पहले हम लोगों को सवर्ण लोगों द्वारा, शासक लोगों द्वारा भीड़ में तब्दील किया जाता है कि हम भीड़ में बदल जाए। और जैसे ही हम भीड़ में बदल जाते हैं तो हम पर नियंत्रण करना आसान हो जाता है। दिनेश चंद जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। तो हम लोग जब भीड़ में बदल जाते हैं तो हम पे कब्जा करना आसान होता है। फिर भीड़ में कैसा बदला जाता है? तो वैसे तो मैं फ्राइड की सख्त आलोचना करता हूँ, लेकिन कोई भी आदमी का हर काम बुरा नहीं होता है। तो फ्राइड ने ये तो ऑडिपल कम्प्लेक्स वाला बहुत ही बेहियात मेरे अनुसार चीज दी, इसका कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन उसने जो मास साइकोलॉजी, मास के सोशल साइकोलॉजी, सामाजिक मनोविज्ञान, व्यक्तिगत मनोविज्ञान नहीं, पर किताब लिखी है कि सोशल साइकोलॉजी ऑफ द मास, उसकी एक किताब। तो वो किताब लेकिन महत्वपूर्ण है, उसमें कुछ अच्छी बातें उसने लिखी, सच्ची बातें लिखी। तो वो बात ये थी कि भीड़ में आदमी कैसे बदलता है। भीड़, तो जो आदमी आपको भीड़ में बदलता है, हिटलर हो या कोई भी डेमागोग जिसको बोलते हैं, भीड़वादी व्यक्ति, डेमागोग। तो डेमागोग क्या करता है कि आपके अंदर के इंस्टिंक्ट को उभारता है। एक आदमी के अंदर इंस्टिंक्ट, इंटेलेक्ट, इंट्यूशन, ये 3 लेवल होते हैं सोचने के, जिसको कि भारतीय भी शास्त्रों में मनोमय, ज्ञान में क्या क्या बोला गया है। तो उसमें ये जो आपका इंस्टिंक्ट है, जैसे आदमी भी एक एनिमल ही है, अंतर सोशल एनिमल है, लेकिन तो एनिमल के जितने गुण हैं, भूख लगना, वो सब आदमी के अंदर भी है। तो यौन इच्छा, तो वो आदमी के अंदर भी है। तो उसको वो उभारेंगे, आपके अंदर के इंस्टिंक्ट जानवर को उभारना, फिर आप भीड़ में बदल जाते हैं। तो मनुष्य जो इतने सालों में इवॉल्व होकर सभ्य हुआ है, इंसान बना है, तो उसको वापस उसके इंस्टिंक्ट को उभार के उसको जानवर बनाना है। इसीलिए देखिएगा कि जो ब्लैक अश्वेत है, जो दलित है, तो देखिएगा जानवर तुल्य रहता है। और उसका उपमा भी ये लोग जानवर से ही देते हैं, जानवर से फैनन आरोप भी लगाता है कि जानवर बोलते। लेकिन कुछ हद तक इसमें सच्चाई है कि इसको जानवर में कन्वर्ट करने का, कि उसी से प्रचालित हो। इसलिए देखिएगा कि जो दलित लीडर हैं आसानी से खरीदे जाते हैं, क्यों? वो इसी से प्रचारित है। और बहुत ज्यादा हुआ तो इंस्टिंक्ट के आगे वो ईगो जो होता है, तो ईगो बहुत आदमी को वो बनाता है, निचले स्तर का मनुष्य बनाता है। वो आपके ईगो को मसाज कर दिया, कोई पोस्ट दे दिया, खुश हो जाते हैं, उससे जाके मिल जाते हैं। तो ये कारण बनता है। बिल्कुल, इसीलिए कहा गया है कि चंदन टीका मधुर वाणी, चोर चुहाड़ का यही निशानी। कि जो चोर है तो उसका यही निशानी होता है कि वो मधुर वाणी बोलेगा कोयल की तरह, लेकिन क्रूर होगा। तो ये बड़े मधुर बोलते हैं, अपने शब्दों से लुभा लेते हैं और हमारे इंस्टिंक्ट को उभारते हैं। तो इसके कारण से क्या होता है कि हम लोग फिर उनके साथ चले जाते हैं। तो हम लोगों को फुल फ्लेज मनुष्यता जो है, ह्यूमैनिटी को क्लेम करना होगा। इसीलिए बार बार हम लोग ह्यूमन नहीं हैं, हम लोग सब ह्यूमन बना दिए गए इन लोगों के द्वारा। हमारी लाइफ देखिए किस तरह की है और हमारा जीवन कैसा है देखिएगा। तो एक मनुष्य को जो गरिमा होती है कि उसे शिक्षा मिले, उसे एक बहुत अच्छा वातावरण मिले, तो वो हम लोगों को नहीं मिलता है, बचपन से ही नहीं मिलता है। अगर हम कुछ साहित्य पढ़ना चाहें तो हमारे जीवन के बारे में साहित्य उपलब्ध नहीं है, जो हम जीवन जीते हैं उसकी कहीं चर्चा नहीं है। अगर हम संगीत सुनना चाहें तो जो मुख्य धारा तथाकथित है उसमें हमारे लाइफ का संगीत उपलब्ध नहीं है। हम लोग अपना ओरल ट्रेडिशन है वही गाते रहते हैं। तो ये सारी चीजें इसीलिए है कि हम लोग को मास में, भीड़ में बदलने की कोशिश होती है। और इस भीड़ में बदलने की कोशिश के खिलाफ जब तक हम लोग नहीं लड़ेंगे, चाहे जो भी उत्पीड़ित, स्त्रियों पर भी ये बात लागू है कि आप देखिएगा कि पुरुष, ये जो स्त्रियां हैं, जो पुरुष उसका भलाई चाहता है उससे वो लड़ती रहेंगी, और जो पुरुष उनका बड़ाई कर देगा, अरे कितना सुंदर दिखती हो, तो आप देखेंगे कि वो फिर उसके बहुत लगेगा कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरा दोस्त है। तो वो उसके अंदर की अच्छी चीजों को नहीं उभारता है। पूरा ये सोसाइटी, स्त्री को भी देखिएगा कि एकदम बिल्कुल कोयल पक्षी जगत का ब्राह्मण है। तो ये आप देखेंगे कि वो आपको स्त्रियों के भी संदर्भ में पुरुष जो है उसके अंदर के इंस्टिंक्ट को उभारता है, सुंदर देखने की इच्छा को उभार देगा। इसीलिए अभी फोटोग्राफिक डे था, वर्ल्ड फोटोग्राफिक डे, तो उसमें मैंने एक सोशल सर्वे किया।
तो देखा कि पुरुष में बहुत कम लोग थे जो अपना फोटो वोटो बदल रहे हैं, लेकिन 80% स्त्रियों ने उस दिन अपना फोटो बदला, लगाया, ये सब किया। तो ऐसा क्यों होता है? शुक्रिया कर्मा भाई, ये आपकी जर्रा नवाजी है। भीड़ का, बिल्कुल भीड़ का एकदम अलग शास्त्र है, उस पर काफी लिखा गया है, और खासकर एडोर्नो ने बहुत अच्छा लिखा है। और कल्चर इंडस्ट्री किताब उनकी सबको पढ़नी चाहिए। और उन्होंने एक और किताब लिखा है एस्थेटिक्स, वो किताब भी किस तरह भीड़ का एस्थेटिक एक गलत डिस्टॉर्टेड एस्थेटिक जन्म होता है। तो वो आप, शुक्रिया दामोदर सर, तो वो आप देखेंगे कि हम लोगों को ये पूरे सुनियोजित षड्यंत्र के तहत स्त्रियों को इस तरह से बनाया जाता है कि एक चोंचलेबाजी करने वाला आदमी उसको ज्यादा अच्छा लगे, और जो उसका हित चाहता है वो उसको प्रतीत हो कि ये मेरा दुश्मन। इस तरह पर्सनालिटी को डेवलप किया जाता है, तो वो अपनी ही दुश्मन बनी रहती है और कभी वो डेवलप नहीं हो पाती। और उसको बार बार, और ये कैसे संभव होता है, मैं बहुत एक डिटेल ब्यौरे को बहुत मैं इम्पोर्टेंट, तो मैं ब्यौरा बताता हूँ कि छोटी छोटे, इसलिए मिशेल फूको बोलता है कि जो पावर है ये बड़ा, हम लोग देखते हैं कि पुलिस आर्मी उसी में सिर्फ निहित नहीं है जो ग्रॉस मूर्तमान रूप दिख रहा है, वो बहुत सूक्ष्म और सटल चीजों पे स्थित है। उसके बड़े छोटे छोटे इंस्टांस हैं दैनिक जीवन के, छोटी छोटी बातों में उसका जो है वो छुपा रहता है। आपको क्या बताते हैं उसका पावर का वो कायम करने के जो तरीके मैकेनिज्म होता है, वो छोटी छोटी बातों को होता है। कैसे कि जैसे कोई स्त्री की बड़ाई करेंगे तो हम ये बड़ाई नहीं करेंगे कि अरे ये तो गणित में तेज है, इसने कितना अच्छा ये बना लिया है स्टैटिस्टिक्स, उसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। उसकी जो बौद्धिक उपलब्धियां हैं किसी स्त्री की, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं हमेशा। जो पुरुष, हम मतलब पुरुष लोग, वो उसको नेग्लेक्ट करते हैं, या पूरा समाज ही चूंकि पुरुष का ही वर्चस्व है, तो जो स्त्री भी है पुरुष का ही अनुगामी हो जाती है, या दलित जैसे सवर्णों का हो जाता है, तो वो उसको अनुगामी बन के वो भी, लेकिन मूलतः ये पुरुष उसका बड़ाई करेगा। कब? जब वो सुंदर, अरे कितनी इस फ्रॉक में तुम सुंदर लग रही हो, इस साड़ी में तो तुम एकदम गॉर्जस लग रही हो। तो उससे क्या होता है, जो एस्पिरेशन लेवल, जो एस्पायर करेगी एक स्त्री का, जो वो तैयार होता है मनोविज्ञान, इसको बोलते हैं पिग्मैलियन इफेक्ट। तो जो पिग्मैलियन इफेक्ट है प्रशंसा करने के कारण, वो ये होता है कि वो स्त्री बन जाती है क्या, कि भाई हमको सुंदर होना है, क्योंकि उसको प्रशंसा मिल रहा है, वही उसको कसौटी, उसको जांचने का बना दिया गया। और उसके बौद्धिक उपलब्धि का, इसीलिए गुस्सा होके एक हीरोइन ने, हॉलीवुड के ने कहा था कि मुझे कोई बदसूरत बोलता तो बुरा नहीं लगता, लेकिन मूर्ख बोलता है तो बुरा लगता है। मतलब उसने बौद्धिकता को ज्यादा प्रमुख। या सारा सगुफ्ता एक कवित्री है पाकिस्तान की, वो लिखती हैं कि मेरा सर कांधे तक आता है, मेरी जानू तक या जांघों तक नहीं जाता है। तो जांघों तक, और उसको सिर्फ सुंदरता, यौन और देह तक समझ लेना है स्त्री को, ये भी चाल। और स्त्री को भी उकसाया जाता है कि वो भी खुद को देह समझ ले, और स्त्री भी देह में स्थित हो जाती है, खूब फोटो बदल टाइप का उसका मानसिकता बदल जाता है, हर 2 घंटे में अपना फोटो बदलती है वो। तो ये उसकी खतरनाक है, वो अपनी ही दुश्मन बने। और मेरे जैसा आदमी कोई बोल दिया तो गुस्सा हो जाती कि इसका सर फोड़ो, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है फोटो बदलने का। क्योंकि मजाक उड़ाने की बात नहीं है, स्त्री की सुंदर दिखना, और पुरुष भी सस्ता है ऐसी बात नहीं, लेकिन देखिए वो काम भर सस्ता है, वो अवशिष्ट नहीं है, क्योंकि वो शासक वर्ग है, उसको मालूम है क्या इंपॉर्टेंट है, उसको मालूम है कि प्रधानमंत्री बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पावरफुल होना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंजीनियर होना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये प्रशंसा करना बुरा नहीं है, प्रशंसा करके ठग लेना बात जीते इस हद तक ही सीमित नहीं है कि प्रशंसा करके किसी ने ठग लिया। बात इतनी सी होती तो आदमी समझ लेता कि प्रशंसा कर रहा है, हमको चने की झाड़ प्रशंसा है। उससे भी सूक्ष्म बात है कि प्रशंसा भी ऐसी चीजों को किया जाता है जो आपको इंस्टिंक्ट और बायोलॉजिकल बीइंग देह में रिड्यूस कर दे। इसलिए देखिएगा कि ये दलित के मामले में भी सही है, दलित और आदिवासी अगर तेजी से दौड़ता है बड़ा बड़ा ही होता है, अगर वो कोई फिजिकल काम करता है तो उसको एक फिजिकल बीइंग के रूप में बहुत प्रशंसा मिलती है या मान्यता मिलती है, लेकिन एक सेरेब्रल बीइंग, एक मानसिक, एक बौद्धिक आदमी के रूप में मान्यता नहीं मिलती है।
जैसे मेरे ही बारे में एक प्रसिद्ध हिंदी के साहित्यकार हैं उदय प्रकाश, तो वो मुझे दलित मानने से इनकार कर देना। फूको उनको इतना पोस्ट मॉडर्न जानने वाला आदमी दलित नहीं हो सकता, वो ब्राह्मणी होगा, वो हमको ब्राह्मणी मानते रहे। तो ये कितना मुझे बहुत दुख हुआ कि दलित को आप बौद्धिक इंटेलेक्चुअल मानने के लिए तैयार नहीं, जबकि दलित में इतने बाबा अम्बेडकर जैसे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल हुए, तो लेकिन फिर भी माने उसको आप सर। इसीलिए देखिएगा कि दलित और पिछड़ा वर्ग और आदिवासी, एससी एसटी ओबीसी, ये हमेशा खिलाड़ी बनने के लिए प्रेरित होता है। तो हमारे अंदर अगर बौद्धिक आदमी का नाम पूछ दिया जाए नहीं मिलेगा आपको। हिस्टोरियन सब रोमिला थापर ये सब मिलेंगे, और हमारे अंदर बस एक अनिल शील मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे। आप बताइए, अगर आप जानते हैं तो बताइए, बहुत कम मिलेंगे, अपवाद खोजना पड़ेगा। लेकिन और हमारे अंदर खिलाड़ी फिर भी दीपक कर्मकार मिल जाएगी, हिमा दास मिल जाएगी, आदिवासियों में एक से एक खिलाड़ी मिल जाएंगे आपको, दलितों में मिल जाएंगे हिमा दास। लेकिन क्यों? क्योंकि हम लोग को देह में रिड्यूस कर दिया गया, दलित और स्त्री को, कि भाई तुम देह हो। हमको सेरेब्रल मस्तिष्क थ्योरेटिकल सोचने से मना कर दिया गया। लेकिन मैं बता दूं, जो थ्योरेटिकल बौद्धिक सोच सकता है, जो सैद्धांतिक दे सकता है, सत्ता उसी को बिलोंग करती है। और सवर्ण इसीलिए सत्ता में है। इसलिए हम लोग को सैद्धांतिक होने से, कैनोनाइजेशन से, सैद्धांतिक चलना से नहीं बचना चाहिए। हम लोग सिर्फ देह नहीं है, हम देह की सत्ता को मानते हैं। हम ये नहीं मानते हैं कि आदमी सिर्फ मस्तिष्क से, वो एक दूसरी आती है, वो एक अध्यात्म दूसरा है। हम देह की सच्चाई को मानते हैं, लेकिन देह के साथ मस्तिष्क भी सत्य है, एक द्वंदात्मक एकता है दोनों के बीच में। इसलिए हम लोगों को सिर्फ देह में रिड्यूस कर देना, जो अपचयनवाद है, देह में रिड्यूस, इसके खिलाफ भयंकर लड़ाई लड़नी चाहिए स्त्रियों को और दलितों को, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो ये देह में रिड्यूस करना भी हम लोग को त्यागवादी बनाने का एक कारण बनता है, कि हम लोग सारा बौद्धिक श्रम और ये सब पुरुष या सवर्ण के भरोसे छोड़ देते हैं। तो सवर्ण पुरुष ये सारा काम करता है, बौद्धिक बोले अरे अरे तुम्हारा काम नहीं है, ठीक है। जैसे ओरिएंटिस्ट लोगों ने इंडियन लोगों को बोला कि तुम लोग आध्यात्मिक हो, इस शासन वोसन राजनीति का अंग्रेजों का काम है, तुम छोड़ो। तो यही चीज सवर्ण हम लोगों के साथ बजरंग बिहारी तिवारी वगैरह करता है, ओरिएंटलिस्ट है वो इस मामले में, कि वो हम लोग को सिखा देता है कि यही सब काम है। हम लोग का काम वो नहीं है कि वो बौद्धिक होना है, सब होना। तो आदमी कोई भी आपका बढ़ाई करता है तो आपको देखना होगा किस चीज की बढ़ाई कर रहा है, कहीं वो आपको गलत चीज बनने के लिए तो इंस्पायर नहीं कर रहा है। तो ये आप हमेशा इससे बचिए, तभी आप त्यागवाद से बच सकते हैं और कौवे होने से बच सकते हैं। ये कौवा होने से बचना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हम लोगों को जो दूसरे का पन्नाधाय होने से, शैली किरण जी ने काफी पोस्ट लिखा पन्नाधाय के खिलाफ, और मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं जब हरियाणा गया तो वहां देखा कि स्कूलों में, कॉलेजों में जो फंक्शन कराए जाते हैं तो उसमें पन्नाधाय का बड़ा हरियाणवी में प्रशंसा, पन्नाधाय पन्ना। और ऐसे लोग जो पन्नाधाय जैसे, उसको हम लोगों का प्रतीक बना दिया गया कि क्या बनना है। हम लोगों में महान लोगों का जो सूची बनाया गया, उसमें पन्नाधाय एक नंबर में गिना दी गई कि सबसे महान दलित कौन है भाई, तो ये पन्नाधाय टाइप के लोग, जो उनके लिए मरते रहे, जो उनके लिए काम करते रहे अपने बारे में, जो आत्महीन लोग हैं। तो हम लोग को पन्नाधाय के खिलाफ करना होगा और इसके खिलाफ सोचना होगा। और ये पन्नाधाय जो है, ये करेक्टर हमारे लिए एंटी मॉडल होना चाहिए, मॉडल नहीं, एंटी मॉडल होना चाहिए। और इसको एक प्रतीक बनाना चाहिए, ये कभी नहीं बनना है पन्नाधाय। अपने बारे में सोचना है, स्वार्थी होना है। इसलिए मैं त्याग नहीं, मैं स्वार्थ सिखाता हूँ हमेशा, कि स्वार्थी बनो, दलित हो। दलित बहुजन को स्वार्थी होने की जरूरत है। हमारे साथ ये दिक्कत नहीं है कि हम स्वार्थी हैं, हमारे साथ हम दूसरे इंड में इतने स्वहीन हो गए हैं कि बैलेंस, बुद्ध बोलते हैं कि बैलेंस में रहो, बिना के तार को इतना मत छेड़ो कि वो टूट जाए, और इतना ढीला मत छोड़ो कि आवाज ना निकले। जिसकी बात जीवन जीने की कला, एक दामोदर सर ने एक वक्तव्य दिया था, हर आदमी को उसको सुनना चाहिए। वो यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, हमारे जय भीम कारवा पर भी उपलब्ध है, तो आप उसको जरूर सुनिए। उसमें बहुत अच्छा, मुझे लगता था मैं खुद ही अपने आप को बिना हिंदुओं का मिथक का संदर्भ दिए मैं बात को समझा नहीं पाता था। लेकिन मैंने देखा कि नहीं, संभव है। दामोदर सर का वक्तव्य सुनने के बाद उन्होंने एक जगह हिंदू मिथकों का चर्चा नहीं किया, और अपने सांस्कृतिक, वैकल्पिक संस्कृति जो एक निर्माण महाराष्ट्र में हुई है, बौद्ध संस्कृति,
उसी के संदर्भों के अनुसार इतनी अच्छे वक्तव्य रखा, तो मुझे भी प्रेरणा मिली। मैं जानबूझकर एक लव्य का भी मैं उदाहरण दे सकता, मैं पन्नाध्याय का दे रहा हूँ, क्योंकि मिथकों में हम लोग को नहीं जाना है, वो मिसलीडिंग होते हैं। मिथक का कोई फिक्स अर्थ नहीं होता है, बड़ा तरल होता है, तो आपको मूर्ख बना देगा, उसका फिर से नया वर्षन गढ़ देगा, उसका कोई एक रूप ही नहीं होता है। इसलिए यथार्थ में एक ठोस रूप होता है, वहां ब्राह्मण फंस जाता है। यथार्थ में बहुत मैनिपुलेट करने की संभावना नहीं है, मिथक में मैनिपुलेट करने की संभावना है। अगर इसको अच्छे से समझना है, इसको बड़ा अच्छा व्याख्या किया एक फ्रांस के ही चिंतक थे, रोला बार्थ, उनकी किताब का नाम है मैथोलॉजीज। तो उसको आप देख सकते हैं कि उन्होंने बताया किस तरह मिथक जो होता है उसका फिक्स अर्थ ही नहीं होता है, वो हिस्ट्री के दरवाजे को बंद कर देता है, वो ये हिस्टोरिकल होता है, तो बहुत खतरनाक होता है। तो हम लोगों को मिथकों से जरूर बचना चाहिए, मैं बोलूंगा। और ये मिथक जरूरी नहीं कि रामायण महाभारत, अभी भी मॉडर्न मिथक तैयार करते हैं। जैसे मॉडर्न मिथक ये झांसी की रानी का तैयार कर दिया मिथक, झांसी की रानी को बोला कि मर गई, ये हो गई, वो हो गई। सच्चाई क्या है? आरसी मजूमदार एक सवर्णों के ही इतिहासकार हैं। हाँ बिल्कुल, मौर्य सर का व्याख्यान बहुत ही सुंदर रहा। तो वो नेपाल में जाके रही रानी की, झांसी की रानी, और वहां मरी बूढ़ा होकर, न कि वो शहीद हुई थी। तो इस तरह के गलत वक्तव्य, ऐतिहासिक तथ्य हमारे ऊपर रख दिए जाते हैं। तो इस तरह के मिथ कविताओं द्वारा तैयार करते हैं, जिसको सवर्ण स्त्रियां लिखती हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आप देखिएगा कि उसने एक बड़ा, वो एक लड़ने वाली जुझारू महिला का वो एक ये दिया, ठीक है, छवि गढ़ा। जबकि एक बहुत ही घटिया महिला इस मामले में माना जाएगा, विद्रोह करने के मामले में, झांसी की रानी मणिकर्णिका, क्या नाम है उनको, क्यों? उनका शादी, लक्ष्मीबाई का शादी 9 साल की उम्र में एक बुढ़े 60 साल से भी ऊपर के बुढ़े से कर दिया गया। तो चलिए 9 साल के उम्र में वो क्या विद्रोह करती, वो मैं उनको छूट देता हूं, नहीं कोई बच्ची कर सकती है। लेकिन जब बड़ी हुई तब उसका विरोध करना था उसको, तो उसने कभी उसका विरोध नहीं किया, कभी जय। लेकिन हमारी जो स्त्री है फूलन देवी, मैं एक पैरेलल एग्जांपल दूंगा, फूलन देवी का भी इसी से साथ यही हुआ। और फूलन देवी के इसमें घर वालों को दोषी ठहराना ना विक्टिम सेमिंग है। वो तो खुद विक्टिम है, उसकी अपनी कोई संस्कृति नहीं है, वो मर्दवादी नहीं है, क्योंकि वो भी सवर्ण की ही संस्कृति का नकल करता है, तो वो ऐसा करता है। लेकिन इसके बावजूद देखिएगा कि उसने अपने पति के खिलाफ, बेमेल विवाह के खिलाफ विद्रोह किया, उसको छोड़ दिया, लड़ा, और उसने बदला लिया जो भी उस पर अत्याचार किया उससे। लेकिन देखिए मिथ क्या गढ़ा गया, सबसे विद्रोहिणी या क्रांतिकारी कौन बन गई? लक्ष्मीबाई बन गई। तो ये मिथ गढ़े जाते हैं, और इस मिथ के बच्चे को, ये जो सवर्ण मिथ का जो बच्चा है, उसको हम लोग कौआ बन के पालते हैं सांस्कृतिक रूप से। तो हम लोग को कौआ नहीं बनना है। बहुत शुक्रिया शैली जी कि ये आपको तार्किक लगा। तो मैं तर्कसंगत बात, ये मेरे गुरु जो हैं कबीर हैं, बाबा अम्बेडकर के जो गुरु थे कबीर मेरे गुरु हैं, तो मैं तर्क और सुलझा के कोशिश करता हूँ। मैं तो कबीर जैसा सुलझा हुआ नहीं हूँ, मेरी बात उलझ जाती है, लेकिन मेरी कोशिश करता हूँ कि मैं कहता सुलझाई क्या 10 पे चलूँ, और मैं सुलझा हुआ और तार्किक और ज्ञान, अवधु आई ज्ञान की आंधी, वैसा मैं वक्तव्य दूं और वैसी बातें आप तक पहुंचाई। हाँ 62 साल का, भाई 60 साल के ऊपर का था, मुझे एग्जैक्ट एज याद नहीं था, शुक्रिया आपका। 62 साल के गंगाधर से हुआ था। और देखिए कि ये कितना घटिया लेखिका है, मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि सुभद्रा कुमारी चौहारी की एक घटिया लेखिका है। वो प्रेमचंद की वो भी थी। देखिए ये आपस में जात पात तोड़ लेते हैं, ये कायस्थ थे, वो राजपूत थी, फिर भी दोनों समधी बने प्रेमचंद। तो ये जात तोड़ना भी इनका आपस में होता है, और हम लोग इनको महान समझ लेते हैं कि जात तोड़ दिया, बड़ी प्रशंसा होती है। लेकिन आप देखेंगे कि ये लोग जात पात कुछ नहीं तोड़ते हैं, हमसे नहीं। बोलते हैं कि कास्ट नो बार बट SC ST एक्सक्यूज। तो सुधा चौहान से इनके बेटे की शादी हुई थी, सुभद्रा कुमार चौहान की वो बेटी थी। तो फिर भी मैं अंतरजातीय विवाह का समर्थन करता हूँ, अच्छी बात है वो, मैं फिर भी इसकी प्रशंसा करता हूँ। तो आप देखिएगा कि इस कवित्री का एक बार भी ध्यान नहीं जाता है कि ये बेमेल विवाह है, उस पर एक शब्द लिख दे कि भाई आप लक्ष्मीबाई पे कविता, लक्ष्मीबाई के खिलाफ में नहीं बोलता, इसलिए कि चलो सवर्ण स्त्री है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि एक 9 साल की बच्ची का
62 साल के बुढ़े से शादी, और कैसा उसके साथ कितना बड़ा अत्याचार है। इवन भिखारी ठाकुर नाम के एक कवि हैं भोजपुरी के, उनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, उनका तक बेमिल विवाह पे बेचारे दिल पिघल गया, और उन्होंने एक भोजपुरी में कविता लिखी, बाबूजी शादी न कैला बर्बादी कैला, कैसन बुढ़वा दामाद खोज लिया। मतलब वो बोलते हैं अपनी कविता में कि बाबूजी, पिताजी आपने शादी नहीं की, बर्बादी कर दी, बुढ़ा दामाद खोज दिया। लोग हमसे पूछते हैं कि ये कौन है, तो मैं बता नहीं पाती कि इतना बूढ़ा मेरा पति है, मुझे बोलना पड़ता है कि मेरा दादाजी है। तो अपने बाप को उलाहना करती है, उससे लड़ती है उनकी कवि। तो ज्यादा प्रगतिशील तो भिखारी ठाकुर हो गए, जो नाई जाति के थे, पिछड़ी जाति के थे। और ये सुभद्रा कुमार महिला होते हुए भी, इसलिए महिला नारीवादी करे कोई जरूरी नहीं है, खासकर सवर्ण महिला कभी नारीवादी नहीं हो सकती है। मैं आपको समझाना चाहता हूं, हम लोगों को इस कोयल के चालों से सावधान रहना है, तभी हम लोग की मानसिकता स्वतंत्र बन पाएगी। इसलिए बार बार उनके चालों को खोलना, इसलिए मैं बोलता हूं कि दलित स्टडी की कोई जरूरत नहीं है, ब्राह्मण स्टडी की जरूरत है। जिसको नष्ट करना है उसका स्टडी किया जाता है। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखा, मैं बार बार इस बात को उद्धृत करता हूँ, दास लेबर नहीं, क्योंकि उसको कैपिटल को खत्म करना था, कैपिटलिज्म को। तो हम लोग को ब्राह्मणिज्म खत्म करना है, तो ब्राह्मण का स्टडी करना होगा, उसके चालों को समझना होगा। तो ब्राह्मण स्टडी के प्रोजेक्ट के रूप में मैं इसलिए ब्राह्मणों को बताता हूँ इनकी कैसी कैसी चालें हैं, तो या सवर्णों की। तो जो सुभद्रा कुमारी चौहान जो राजपूत एक सवर्ण महिला है, ये कभी नारीवादी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर नारीवादी होती तो वो लिखती उस बेमेल विवाह के बारे में। ये उल्टा क्या लिख रही है बेशर्म औरत, कि शोभ रहा था शिव पार्वती की तरह वो जोड़ी। आप देखेंगे उस कविता में वो पंक्ति आपको मिलेगी कि उसका प्रशंसा करती है। एक 9 साल की बच्ची और एक 62 साल के बुढ़े का बेमेल विवाह, कैसा एक अंधे आदमी को भी उस शोभा में लग रहा है, उसको सुंदर लग रहा है। कैसा विकृत सौंदर्य दृष्टि है, एस्थेटिक सेंस है भाई। एक कोई भी आदमी, एक नॉर्मल आदमी, बहुत संवेदनशील होने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत बुरा लगेगा एक बच्चे का शादी एक बूढ़े से हो तो कितना बदसूरत लगेगा। आप कविता लिख लेंगे कि एक कुरूप लगता था जोड़ी, ऐसा लिखेंगे। हमारे गांव तक में जो देहात है, लोग काफी पिछड़े हैं। अगर कोई शादी 10 साल बड़े से कर देता है, ज्यादा नहीं 10 साल, तो कमला नेहरू से बड़े थे नेहरू जी। लेकिन हमारे गांव में, मैं अपना सिवान की बात कर रहा हूँ, बिहार, उसका बहुत बुराई होता है कि आदमी मेहनत के डर से ठीक से लड़का नहीं खोजा। वहां क्या है कि एक तो बुराई है ही कि वहां लड़कियां खुद से शादी नहीं कर पाती हैं, बाप लोग करते हैं। लेकिन उस बाप को गाली दी जाती है कि तुमने कैसे शादी कर दिया, तुमको जोड़ा में शोभे एक उम्र का जो दूल्हा दुल्हन होते हैं, तो बड़ी प्रशंसा होती है मेरी गांव में। और सुभद्रा कुमारी चौहान इतनी संवेदनशील बड़ी लेखिका समझी जा रही है, उसको एक बार एक पंक्ति नहीं उल्टा बढ़ाई कर रही है कि शोभ रही थी जोड़ी। मुझे इतना क्रोध आया ना कि मुझे माफ कीजिए कि कुछ मेरे मुंह से अनुचित शब्द निकल गए। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि दलित ब्राह्मण बराबर नहीं है, हमको अधिकार है, मेरे साथ अत्याचार हुआ है कि मैं उस पर बोलूं, मेरा क्रोध जायज है। आशीर्वचन नहीं निकलेगा मेरे मुंह से। जब हमारे पूर्वजों का जब अत्याचार याद आता है तो मुझे क्रोध आता है। तो अरे जड़ा सा अत्याचार हो गया निराला पर, तो उसने लिख दिया कि बाहर में कर दिया गया हूं, भीतर से भर दिया गया हूं। जबकि कुछ नहीं, इतना सम्मान मिला और ये सब कुछ, जबकि पढ़े लिखे कुछ नहीं थे निराला। तो सोचिए कि पूरे एक समुदाय जिसको बहिष्कृत कर दिया गया। बाबा अम्बेडकर ने वो मैगजीन ही निकाली, बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत, हम लोग बाहर एकदम कहीं सिस्टम में नहीं। तो वो आदमी भीतर से कितना भरा हुआ होगा। और भरा हुआ आदमी कुछ बोल देता है, जिसको विरेचन कथार्सिस सिद्धांत बोलते हैं, कि वो तो पश्चिम में भी मान्यता है कि कथार्सिस कर सकते हैं। तो हमको हक है, और मुझे कोई संकोच नहीं है बोलते हुए कि उन्होंने बहुत बुरी कविता लिखी है। तो आप देख सकते हैं कि कैसा नारीवाद है, और इन कविताओं को हमको पालना पड़ता है। इसी के माध्यम से हमको कौवा बनाते हैं। इस संस्कृति को हम अपना संस्कृति समझ लेते हैं। एक यही जय भीम कारवां पे ही एक वो आई थी सुजाता जी, वो पूरा बुरी बुरी प्रशंसा किए जा रही है। किसका? सुभद्रा कुमारी चौहान का। कितनी बड़ी लेखिका है, महान नारीवादी कविता लक्ष्मीबाई पे लिख दी, जबकि घोर स्त्री विरोधी वो कविता है। और मैं किसी से भी तर्क करने के लिए, अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो अलग से हमसे तर्क कर सकता है। मैं पूरा दावा करता हूं, मैं बहुत ही गूढ़ बात, एक अंतर्दृष्टि, इंसाइटफुल बात शैली किरण जी ने की। मैं आपको धन्यवाद देता हूं।
तमाम लोग जो है बहुत अच्छा फीडबैक मुझे दे रहे हैं, तो कि उनके लिए जोड़ी बेमेल विवाह कुछ मायने नहीं रखता है। वो क्यों शोभ रही है मैं नहीं समझ पाता था। मैंने आश्चर्य व्यक्त किया कि एक स्त्री होकर कैसे नहीं समझ पाई। बहुत सही कारण शैली किरण जी ने समझा दिया कि ये जो है एक ही जाति का था, वो भी ब्राह्मण था और लक्ष्मीबाई भी ब्राह्मण थी, तो जोड़ी शोभ रही थी। देखिए कितनी विकृत मानसिकता है। लाख बेमेल हो, वो लाख बदसूरत हो, खूबसूरत हो, बूढ़ा हो, लेकिन एक जात का है तो जोड़ी शुभेगी। लेकिन एक ही तरह के सब लोग हैं और वो एक आदमी जो है एकदम सेम सेम है, একদম লজ্জাজনক আছে পারিতোষ। আপনি কবিতা যখন পড়বেন, আপনার জন্য আমি বাঙালি অনুবাদ করে দেব, তো আপনি দেখবেন কত বাজে কবিতা। আমি পড়িনি जीवने। तो ये जो है इतनी खराब जो कविता उसने लिखी है, और इसकी बुरी बुरी प्रशंसा कर रही हैं अपने आप को नारीवादी कहने वाली सो वो सुजाता जी। ठीक है, तो ये गलत है। तो देख रहे हैं ना ये लोग किस तरह अपना ही दुश्मन बनना सिखाते हैं, ये लोग सुजाता जी जैसे लोग, सुभद्रा जी जैसे लोग। तो ये सही नहीं। हमको अपना दुश्मन खुद नहीं बनना है, अपने हितों को पहचानना, अपने बच्चों को पहचानना कि ये छोटा सा जो अंडा है ये मेरा अंडा नहीं है, ये कोयल का अंडा है, ये छोटा है, मेरा अंडा तो बड़ा है। तो ये अपने स्वयं को पहचानना सबसे, इसीलिए जिस कबीर साहब बोलते हैं आत्मज्ञान बिना सब सुना। जिसको शुक्ल जैसा घटिया आलोचक, द्विवेदी जैसा दुष्ट आलोचक, मुझे इनको दुष्ट और घटिया बोलते हुए कोई संकोच नहीं। जब ये हमारे महापुरुषों को गाली देते आए हैं तो मुझे पूरा हक है कि मैं तो गाली भी नहीं दे रहा, उनको दुष्ट बोल के छोड़ दे रहा हूं बड़ा वो शालीन शब्द में, कि ये लोग हो उसको आत्मज्ञान को अध्यात्म बना दिया, रहस्यवाद और क्या क्या से जोड़ दिया। जबकि कबीर साहब बहुत सिंपल व्यवहारिक बात बोलना चाहते थे कि हम लोग जो छोटे जात के लोग हैं वो आत्महीन हैं, हमको आत्म ज्ञान, अपना ज्ञान कि हम कम है, कौन है हम लोग, हु आर वी। जिसको फैनन बोलता है कि वी आर नॉट व्हाट वी आर, हम वो नहीं है जो हम हैं। हम दूसरे के आइडेंटिटी को, दूसरे के बच्चे को, आइडेंटिटी का तुलना में बच्चे से कर रहा हूं। खुद हम लोग, आप दीपो बाबा अपना दीपक से बोलते हैं खुद को जानना है। खुद को जानना मतलब कि हम दलित हैं, हमारे स्वार्थ क्या है, हमारे हित किस चीज में है, अंग्रेजी पढ़ने में है या हिंदी पढ़ने में है, निराला की कविता पढ़ने में या ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता पढ़ने में, सुभद्रा कुमारी चौहान को नारीवादी मानने में हमारी भलाई है या उसको स्त्री विरोधी मानने में भलाई है। तो ये हमें तय करना होगा, तभी हम तय कर पाएंगे कि हम कौन है, हु आर वी। और ये कोई आध्यात्मिक सवाल नहीं है, ये बहुत व्यवहारिक सवाल है। हु आर यू मतलब मेरा सेल्फ क्या है, इसको साइकोलॉजिकल अर्थों में लेना होगा, स्पिरिचुअल अर्थों में नहीं। स्पिरिचुअल चीज को मैं एकदम बकवास मानता हूँ। आई डोंट बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी एंड दिस ऑल क्रैप। मेरे लिए वो क्रैप है, बुरी तरह कूड़ा करकट है। मैं एकदम व्यवहारिक प्रेगमेटिक जो है, बाबा अम्बेडकर भी प्रेगमेटिक के जो में विश्वास करते थे। उनके गुरु एक प्रेगमेटिक आदमी था, जॉन डुई। तो जॉन डुई को फॉलो करते थे प्रेगमेटिज्म को। मैं भी बहुत प्रेगमेटिक हूँ, और मैं व्यवहारिक लाइफ में जो हमारी समस्या है उस संदर्भ में हम कौन है, हम जो पराये आइडेंटिटी पहचान को अपना पहचान बनाए बैठे हैं। इसी जय भीम कारवां पर एक बच्ची आई थी, लेकिन उसको मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, वो अभी उस उम्र में मैं उससे भी बुरा आदमी था। तो उन्होंने, कुमारी जी ने, उनका नाम कोई कुमारी था, तो उन्होंने पूरा प्रशंसा किया, किरण बेदी वगैरह के उपलब्धियों को अपना उपलब्धि माना, जबकि वो छोटी जाति की हैं। किरण बेदी कभी उनका भलाई नहीं करेगी, लेकिन स्त्री होने के नाम पे उसको अपना मान लेती हैं। लक्ष्मीबाई को आप अपना मान लेती हैं स्त्री होने के नाम पे। वो अलग जात है, जीवन गुजर जाएगा, वो आपको अपना नहीं मानने वाली। उसके लिए जाति प्रमुख है, आपका स्त्री और जेंडर नहीं। तो इस चीज को दलित स्त्रियों को समझना होगा कि सवर्ण स्त्री को अपना ना माने, उसके उपलब्धि को अपना ना माने, उससे कोई फर्क नहीं बनता है। आप तो नहीं बन पाए ना, हमारी स्त्रियां कितना सफल हो रही हैं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। और दलित स्त्री के लिए ही नहीं, दलित पुरुष के लिए भी, ये सारे हम लोग एक कम्युनिटी हैं, और इस तरह से हम लोग को सोचना होगा। पराये बच्चे को अपना बच्चा, पराये उपलब्धि को अपना उपलब्धि मानना, किरण बेदी की उपलब्धि को अपना उपलब्धि, ये पराये बच्चे को पालने की तरह यहाँ हम कौवा बन रहे हैं। हमारी उपलब्धि क्या है, हमारी बच्ची इतना अच्छा कर रही है, हिमा दास कितना अच्छा की खेल के क्षेत्र में, और बौद्धिक क्षेत्र में भी हमारी जो लड़की टॉप कर रही है मैट्रिक वगैरह में, दलित लड़की एक टॉप की यूपी की।
तो ऐसा नहीं कि उपलब्धियां कम है कि उनको पराये बच्चे को अपना बच्चा मानना पड़े, हमारे अपने बच्चे हैं और उनको अपना मानना है और उनकी प्रशंसा, पन्नाधाय नहीं बनना है बिल्कुल। तो और स्त्रियों को भी चाहिए कि वो खुद को समझें, पुरुष की विचारधारा को अपना विचारधारा समझे बैठी हैं। तो सवर्ण स्त्रियों को तो लाभ है पुरुष के विचारधारा को अपना विचारधारा समझने में। कैसे? जब वो पीछे पुरुष का विचारधारा अपना विचारधारा, तो सवर्ण पुरुष सवर्ण स्त्री को अपना जूनियर पार्टनर बना लेता है और वो जो हम लोग का शोषण करता है उसमें हिस्सा देता है उसको। आप देखेंगे कि अगर बिपिन टाइगर जी मेरी बात को बेहतर समझ पाएंगे, वो गांव वगैरह जहानाबाद देखें तो जहानाबाद के ज्यादातर खेत सवर्ण भूमिहार नामक जाति और ब्राह्मण जाति का है और उसमें काम करने वाले लोग दलित जाति के लोग हैं, हर जनजाति के लोग हैं। ठीक है, सो कॉल्ड दलित। तो वो जो लोग हैं, क्या जो स्त्री के नीचे नहीं दबते हैं? पुरुषवाद और पेट्रियार्की के कारण क्या एक दलित जो हलवाहा है, जो काम करता है भूमिहार के यहाँ, वो अपनी मालकिन को, भूमिहार की पत्नी को, वो क्या मालकिनी नहीं बोलता है, उससे दब के नहीं रहता है? क्या वो उसको नहीं सताती, उससे काम नहीं करवाती है? क्या दलित, ये जो आप प्रेमचंद की ही कहानी का एग्जाम्पल ले लीजिए, सदगति, तो उसमें क्या पंडिताइन अपना काम नहीं करवा रही है, अपनी लकड़ी नहीं चिरवा रही है? क्या सिर्फ पंडित उसका शोषण कर रहा है? तो जाति के आधार पर जो शोषण है वो नारीवाद के माध्यम से गोल कर जाती है सवर्ण स्त्री। तो सबसे खतरनाक है, सवर्ण स्त्री से सावधान रहने का। अगर नारीवाद विकसित ही करना है तो अपना नारीवाद जैसे ब्लैक स्त्रियों ने डेवलप किया करना चाहिए दलित स्त्रियों को। तो उस ये आप समझ लीजिए, इसीलिए जितनी सवर्ण स्त्रियां हैं, आप ध्यान से जब उनकी कविताएं पढ़ेंगी तो लगेगा वो काली को महान समझ रही है, दुर्गा को महान समझ रही है, जबकि दुर्गा काली घोर स्त्री विरोधी कैरेक्टर। इसके निर्माण करने वाले पुरुष हैं, इसके राइटर दुर्गा सरस्वती के पुरुष हैं। तो पुरुष क्यों भाई महिला के सच समर्थन में मिथक रचेगा? इसके ऊपर बहुत अच्छा काम है सुभी का, पढ़ना चाहिए सबको। ये कैसे मिथक और देवियों का वो सब किया गया। तो स्क्यूड सेंस ऑफ हिस्ट्री भी बहुत हम लोगों को दिग्भ्रमित करता है। रविंदर जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं और परितोष दास हम सहमत है। स्पिरिचुअलिटी एकदम वैल्यूलेस है, ये सब बकवास वो विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस को शोभा देता है, दलितों के किसी काम का नहीं। हम लोग को बाबा अम्बेडकर को फॉलो करना चाहिए बस। दलित स्त्रियों का सेशन मेड के रूप में होता है, पूरी तरह से होता है, पुरुष के समकक्ष है बिल्कुल। तो इसलिए मैं एक और एग्जाम्पल दूंगा आपको, उसके साथ अपनी बात भी समाप्त कर दूंगा, काफी समय हो रहा है। तो वो ये कि आप अगर डाटा का तुलना करें, जो विकास के तमाम चीजें होती हैं कि भाई शिक्षा का क्या एज है, कितनी औरतें मैट्रिक पास करती हैं, कितनी औरतें साक्षर या लिटरेट है, इसका आप तुलना करें तो इसका दो तरह से तुलना करें। दलित पुरुष और दलित स्त्री के बीच में कितना डिफरेंस है, और एक सवर्ण स्त्री और दलित स्त्री के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये जो अध्ययन है ये आपको क्लियर कर देगा कि जेंडर का ज्यादा फर्क पड़ता है या कास्ट का ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर दलित पुरुष स्त्री पुरुष के बीच में ज्यादा फर्क है साक्षरता का रेट का, तो समझिए जेंडर ज्यादा प्रमुख चीज है। अगर दलित स्त्री और सवर्ण स्त्री में ज्यादा फर्क है तो समझिए कि जेंडर नहीं, कास्ट का फर्क ज्यादा बड़ा है। तो एक आप लॉन्गेविटी का उदाहरण, यानी औसत आयु स्त्रियों का क्या होता है इसका लीजिएगा, तो आप देखिएगा कि दलित स्त्री का औसत आयु जो औसत जीती है वो 20 साल कम है सवर्ण स्त्री से, और दलित पुरुष के एकदम समकक्ष है, बराबर है, कई मामलों में ज्यादा भी है। तो आप देख सकते हैं कि कास्ट कम से कम उम्र के मामले में कास्ट ज्यादा प्रमुख काम कर रहा है कि कास्ट का विभेद, जेंडर का विभेद इतना काम नहीं कर रहा है। इसीलिए सुभद्रा जुपका जो बोलती है, हमको सबसे संतुलित उनकी बात लगती है कि दलितों के अंदर पेट्रियार्की जो है वो काम करता है, लेकिन वो जब अपने घर के अंदर आता है तब। घर के बाहर दलितों का सामान्य शोषण है, सारे दलितों का एक समान शोषण स्वर्ण करता है, लेकिन घर के अंदर जो है चूंकि उसी के अधीन जीता है वो, तो वो उसी को फॉलो करता है। ये बड़ा एक विडंबनापूर्ण स्थिति होती है। इसका मैं एक एग्जाम्पल अक्सर देता हूं कि आप मेघालय जाएंगे तो मेघालय को मातृ प्रधान मेट्रियार्कल सोसाइटी समझा जाता है।
कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मैट्रियार्कल नहीं है, मैट्रिलिनियर है, लेकिन इतना तो तय है कि वहां पैट्रियार्की नहीं, स्त्रियों का बोलबाला है। अब जाएंगे तो वहां दुकान पे स्त्रियां मिलेंगी, स्त्रियां प्रमुख है घर की। वो जब ड्यूटी से आती हैं तो उनका पति चाय वगैरह बनाता है, नाश्ता बनाता है। आप उसके दोस्त हैं, उसके घर पे जाइएगा तो आपके लिए उसका पति चाय नाश्ता बनाएगा। तो वहाँ स्त्रियों का बोलबाला है। इसको निर्विवाद रूप से तीन वहाँ आदिवासी जातियां हैं, गारो, जयंतिया और खासी। और तीनों में सबसे ज्यादा खासी जनजाति मेट्रियार्कल है, मातृ प्रधान। तो ये वहां पर मेघालय जो एक मातृ प्रधान समाज है, तो वहां औरतों का बोलबाला होना चाहिए वो समाज। लेकिन देखिए उसके अपने समाज का स्ट्रक्चर से कुछ प्रभावित नहीं होता है। वहां कभी भी दलित स्त्रियां, जो आदिवासी स्त्रियां मुख्यमंत्री नहीं बनती, पुरुष ही हमेशा बनता है। यानी कि कौवे की तरह उनको भी पराई संस्कृति, चूंकि वो इंडिया के अधीन है, तो इंडिया को ही, उत्तर भारत को ही भारतीय बोला जाता है। ये जो बिहार यूपी बीमारी प्रदेश है, इसी को भारत बोलते हैं, इसके वर्चस्व, सांस्कृतिक वर्चस्व के कारण। आप देखिएगा कि हमारे राष्ट्रीय गीत तक में मेघालय का चर्चा नहीं है, उत्कल बंग यही करके छोड़ दिया। तो कितना उपेक्षित है। तो वैसे लोगों को अपनी संस्कृति नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, बाहर का ही पेट्रियार्की। अब तो इसके चलते उसको कोई पेट्रियार्की कर दे तो इसके चलते कोई मेघालय को पेट्रियार्की बोल दे तो बहुत ही गलत आर्टिकुलेशन होगा। मेघालय का समाज इसे पेट्रियार्कल नहीं हो गया, इससे यही साबित हो गया कि मेघालय को एक पेट्रियार्कल ब्राह्मणिकल शासन के अधीन उसके वर्चस्व में जीना पड़ रहा है। तो आप जिसके वर्चस्व में जीते हैं, इसलिए वर्चस्व बहुत, इसलिए दलित के अंदर पुरुष भी सताते हैं स्त्रियों को, 100% सही है। लेकिन इसको तब तक आप खत्म नहीं कर सकते जब तक इसके कारण को आप खत्म नहीं करते। और इसका कारण है ब्राह्मणों का वर्चस्व। उन्हीं के संस्कृति को जीना पड़ जाता है। हम लोगों को कोयल के बच्चे को ही पालना, मतलब बच्चा यानी उसके संस्कृति रूपी बच्चे को हम लोग को पालना पड़ जाता है। तो उसका जब तक हम लोग वर्चस्व नहीं खत्म करेंगे तो ये हमारे अंदर बना रहेगा और हमको उन्हीं के मुताबिक जीना पड़ जाएगा। जबकि हमारा सोसाइटी इग्लिटेरियन बराबरी वाला होना चाहिए। तो ये लड़ना दोनों स्तरों पे बहुत जरूरी है, टू प्रॉन्ग, कि हम ये सब ब्राह्मणवाद को देखा देखी पेट्रियार्की न करें और उसके वर्चस्व को खत्म करें, ताकि हम अपने स्वतंत्र वैकल्पिक संस्कृति का निर्माण कर दें। और इसके लिए मैं बहुत बड़ा एक दीपक मैग्नेट मानता हूं महाराष्ट्र और पंजाब को, जहां पर दलितों ने अच्छी लड़ाई ली है। और बिहार, यूपी और के दलितों को उनको फॉलो करना चाहिए। और बिहार यूपी के दलित तो फिर भी थोड़ा बहुत आगे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश बहुत ही मैंने देखा दलितों पर अत्याचार होता है। उन लोगों को और भी ज्यादा महाराष्ट्र से प्रेरणा घोषित करना है। हालांकि बिहार भी कमोबेश वैसा ही है। मैं दो मतलब सबसे ज्यादा महाराष्ट्र को देखता हूँ, फिर पंजाब को, जहाँ बड़ा जुझारू दलित है। तो उनसे सीखना चाहिए। उन लोगों ने लगभग, महाराष्ट्र के लोगों ने एक वैकल्पिक सांस्कृतिक निर्माण करने में सफल रहे हैं। और बंगाल भी सफल रहा था। बंगाल ने एक बड़ा आंदोलन किया, नामो सुध्रो आंदोलन, ये हरिचंद ठाकुर, गुरचंद ठाकुर के नेतृत्व में, जुगी आंदोलन जोगियों के नेतृत्व में, बाउल के नेतृत्व में, लालन फकीर आए हमारी छोटी जाति के अंदर से। लेकिन इसको देखिएगा कि मारने के लिए, आदिवासी को मारने के लिए बंदूक से नहीं मार पाइएगा, उसको मारने के लिए संस्कृति लाना पड़ता है। इसलिए देखिएगा अंग्रेजों ने तमाम भारत के हिस्सों को सैनिक मिलिट्री बल से कब्जा किया, लेकिन झारखंड को पादरियों के माध्यम से कब्जा किया। आप गौर करेंगे, जहां जहां आदिवासी क्षेत्र था वहां देखिएगा पादरी लोगों ने कब्जा किया, अफ्रीका को भी, वहां के आदिवासियों को। तो ये जो हम लोग दलित और आदिवासी होते हैं ना, हम लोगों में सांस्कृतिक कल्चरल वर्चस्व ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि शुरू में ही हमने बताया कि कौवा ज्यादा मजबूत है फिर भी मूर्ख बन जाता है। तो जिसको फ्रेडरिक जेमेसन नामक एक मर्सवादी चिंतक ने कहा भी, आइडिया रूल्स, विचार ही शासन करता है। और आज ब्राह्मण का आइडिया रूल कर रहा है। इस रूल को डी रूल किए बगैर हम लोग नहीं जी सकते हैं, अपना जीवन नहीं जी सकते हैं। पराये जीवन को हम लोग जी रहे हैं। मतलब हमारे जीवन को ब्राह्मण जी ले जा रहा है, हम अपना ही जीवन नहीं जी पा रहे हैं। तो पहला प्रयास करना है कि हम लोग अपना जीवन जिए, अपने जीवन रूपी बच्चे को पालें, दूसरे के जीवन रूपी बच्चे को हम न पालें। इसी संदेश के साथ मैं आपको जय भीम बोलता हूं।
और सारे लोगों ने बड़ा धैर्यपूर्वक मेरी बात को सुना और मतलब मुझे तो आश्चर्य होता है कि लोग गंभीर विषय को भी इतना ध्यान से सुनते हैं। एक मान्यता बन गई कि नहीं भई मंचीय और बड़ा चुटकुला और राही तीन-दरी और क्या विश्वास टाइप की कविता ही हिट होती है। लेकिन हमारे लोग काफ़ी गंभीर हैं, दलित लोग जो हमारे हैं, बंधु हैं और बहुत मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि मेरा सहयोग है, तभी मैं बोल पाने का साहस कर पाता हूँ और इसी के साथ सबको जय भीम।